नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। आज के वक्त में एक बात और एक खबर जिस पर सीधे सीधे लोगों की दो राय जो है वो दो टूक बटी है, वो खबर है डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर। बंगाल से लेकर झारखंड और असम तक की आबादी का मूल कैरेक्टर बदल रहा है। तो क्या इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा कह के खारिज कर दिया जाना चाहिए? क्या डेमोग्राफी में बदलाव जैसे सुलगते मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक दंगल मानकर नजरअंदाज किया जा सकता है, या फिर इसकी तह तक जाने की जरूरत है और इसकी हर कोशिश होनी चाहिए? इसीलिए हमने झारखंड में जनसंख्या के अनुपात में बदलाव यानी कि आदिवासियों के घटने और मुसलमानों के बढ़ने के दावे की गहराई से पड़ताल की। नवभारत के रिपोर्टर्स ने झारखंड के गांव-गांव में जाकर घूम घूम कर जो रिपोर्ट तैयार की है, उसे देखने के बाद आपके माथे पर बल पड़ जाएंगे, चिंता की लकीरें उभर आएंगी। तो शुरुआत करते हैं झारखंड के संथाल परगना इलाके से आने वाले हरवाडी से। ये इलाका साहेबगंज जिले का हिस्सा है और यहां खुद आदिवासियों के दावे सुनकर आप सिहर जाएंगे। जरा सुनिए किस तरीके से झारखंड के अंदर जो ट्राइबल्स हैं वो घटते जा रहे हैं और जो संख्या है ट्राइबल्स की वो कम क्यों होते जा रही है, ये बड़ा सवाल है। संथल प्रांत में हम मौजूद हैं। हरवाडी ये गांव है। हरवाडी के अंदर भी अगर आप सोचेंगे कि आखिर ट्राइबल्स की संख्या कम क्यों हो रही है, तो इसके कई सारे कारण हैं। यहाँ के पंचायत की भी बताया जा रहा है कि जो मुखिया हैं वो तो ट्राइबल हैं, लेकिन जो उनके हस्बैंड हैं वो मुस्लिम हैं। तो आखिर जो पूरा लाभ है वो उनके हस्बैंड उठाते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। देखिए कुछ लोग यहाँ पे ट्राइबल के हमारे साथ हैं, आदिवासी समुदाय के हैं यहाँ पे आपकी संख्या कितनी है ट्राइबल्स? अभी तो फिलहाल वोटर के आधार पर तो 1150 वोटर है हम यहाँ, और आदिवासी अभी 400 450 लगभग है, और बाद बाकी वही सब है 700-750 वही लोग का वोटर है। कौन है ये लोग? ये मुस्लिम है। आखिर ये कैसे बढ़ते जा रहे हैं, कारण क्या है? कारण यही है कि कुछ लोग तो बाहर से आके यहाँ बस रहे हैं और कुछ यहीं से पैदा हो रहे हैं। जैसे एक परिवार में 8-10 गो पैदा कर रहे हैं, और आदिवासी में ऐसा नहीं है, 2 या 3 लड़के ही पैदा हो रहे हैं या लड़की लड़का पैदा हो रहे हैं। तो ये बाहर से आ रहे हैं वो कहाँ से आके बस रहे हैं? ये तो मालूम नहीं कहाँ से आके बस रहे हैं। अच्छा, लेकिन बाहर से आके यहाँ बस के पहले यहाँ के जो मेन रायत हैं हमारे गांव के, उनको लाभ पहले बाद में मिलता है। पहले जो बाहर से आए हुए हैं वो लोग को पहले लाभ मिलता है। सरकारी लाभ कोई भी हो, चाहे केंद्र का हो या क्या बोलते हैं राज्य का हो, कोई भी सरकारी लाभ हो, पहले वो लोग को दिया जाता है, बाद में यहाँ के मूल निवासी जो आदिवासी है उन लोग को बाद में दिया जाता है। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। ये अच्छा कहा जाता है कि बहुत सारे लोग महिलाएं कुछ जो है वो शादी जो है वो दूसरे समुदाय में हो गया है, मुस्लिमों से हो गए हैं। आप लोगों ने भी ऐसा देखा है, सुना है? हाँ, हो रहा है। यहाँ के जो हमारे जो यहाँ बरहेड़ पंचायत के जो मुखिया है वो भी संथाल लड़की से ही शादी की है, और जो संथाल को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता है, जो मुसलमान को ही मिलता है। और यह ज्यादातर मतलब ये 2 जिला में ही ज्यादातर मतलब बाहर से जो मुसलमान लोग आते हैं, संथाल लड़की सबको प्यार में फंसाते हैं, प्यार के जाल में फंसाते हैं और संथाल लड़कियों से शादी करते हैं। और संथाल की जो अस्तित्व है, संथाल का जो लाभ मिल रहा है वो लोग अपने ले रहे हैं। संथाल लड़कियों को वोट मतलब MP MLA या कोई मुखिया चुनाव में खड़े करते हैं, फिर उसका लाभ जो मुसलमान को ही मिलता है, मतलब संथाल को नहीं मिलता है। ये कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? कहाँ से मतलब बांग्लादेश से भी आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर साहेबगंज और पाकुड़ जिला में ये सब होता है। मतलब ज्यादातर सब तो बांग्लादेश से जो लोग आए हैं ज्यादातर पाकुड़ जिला और साहेबगंज में ही आए हुए हैं। ये कहा जा रहा है यहाँ पे कब्जाने की भी बात आ रही थी कि कुछ जमीन भी कब्जा करते हैं ये लोग, ऐसा भी? हाँ, कब्जा करते हैं। हाँ, कैसे कब्जा करते हैं कुछ बताइए। जैसे क्या करते हैं, कब्जा कैसे करते हैं? कब्जा करते हैं कि वो लोग को तो पैसा है, हम लोग के पास पैसा नहीं है, फिर वो लोग किसी तरह से लोगों को, संथाल लोगों को बला फुसला कर फिर वो लोग से जमीन ले लेते हैं। उसी तरह वो लोग करते हैं। जमीन उमीन बताया जा रहा है कब्जा उब्जा हो गया है? हाँ तो हो गया है। हाँ हो गया है। कौन कर रहा है कब्जा? मुस्लिम लोग। कैसे कर रहे हैं कब्जा? क्या कर रहे हैं कब्जा करने के लिए? वही तो गैर मुस्लिम मत अगर आप पड़ गए उस तरह उसे पैसा ले लिया तो बदले में जमीन मांगा तो जमीन को दे दिया, उसी तरह कर रहा है। उस तरीके से कब्जा हो रहा है? हाँ उसी तरह का। पैसे की जरूरत होती है, इन्हीं का फायदा उठाकर कुछ लोग जो है वो यहाँ पर आकर बस जाते हैं, इनकी जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं। दान पेटी कहते हैं कि दाई दान दे दिया, वो जमीन उनकी हो गई। आप समझिए, यहाँ पे आप ट्राइबल्स की जमीन को खरीद नहीं सकते हैं, तो आप कैसे कब्जा कीजिएगा? तो भाई वो तरीका होता है। तरीका क्या होता है? यही होता है
कि अगर किसी की मजबूरी है, कोई बीमार है, किसी घर पे शादी है, तो आप जाइए दान पेटी से ले लीजिए जमीन, कब्जा कर लीजिए, वो जमीन आपकी हो जाएगी, वापस नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब वो जमीन उनकी हो चुकी है, उन पे उनका कब्जा है। ये पीछे के रास्ते से आपको जमीन दिखा रहे हैं कि आखिर वो जमीन कहां पर है और किस तरीके से कब्जा हुआ है। अब जरा देखिए सामने का जो देख रहे हैं आप, जो झंडा लगा हुआ है, ये जमीन पहले ट्राइबल्स की थी। यही जमीन है ट्राइबल्स की? हाँ यही सब है सब। हाँ, ये पहले ट्राइबल्स की जमीन थी। हाँ हाँ। और अब इस पे कब्जा हो चुका है। अब सब मुस्लिम लोग घर बना के रह रहे हैं। हरवाडी गांव है ये, और बेरहट प्रखंड में ये हरवाडी गांव आता है। और जिनको आप सुन रहे थे, ये ट्राइबल्स हैं यहाँ के लोकल आदिवासी लोग हैं, जो अपनी आप बीती आपको सुना रहे थे, बता रहे थे कि कैसे यहाँ पर जमीनों के ऊपर कब्जा हुआ है। तो देखिए आपने सच्चाई, और देख लिया आपने कि आदिवासियों का क्या दावा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये दावे तो दावे हैं, दावों का क्या है, तो फिर उन दावों की भी पड़ताल हमने की। लगातार एक दावा जो किया जा रहा है कि झारखंड के संथाल इलाके में, संथाल परगना इलाके में 100 से ज्यादा ऐसी आदिवासी महिला सरपंच हैं जिनके पति मुस्लिम हैं। इस दावे की पड़ताल के लिए हमने एक ऐसी आदिवासी महिला सरपंच का बयान अपने खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड किया, जिनके पति एक मुसलमान हैं, और उन्होंने क्या कहा है आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। सुनिए जरा। जनसंख्या यहाँ पे कितनी होगी? 5,000 लोग हैं। 5,000 लोग हैं यहाँ पे, तो बड़ा पंचायत तो बड़ा है आपका। तो इसमें पॉपुलेशन कैसे बटा हुआ है? हिंदू मुस्लिम का आंकड़ा कितना है? हिंदू 1500 जैसे है, ये आपका एसटी आएगा, और उससे 3 कुछ कम हिंदू आएगा, बाकी है मुस्लिम। मुस्लिम कितना है? मुस्लिम से ज्यादा है। कितना होगा? 2,000, 4,000। हाँ, आप 5,000 में जान लीजिए, 4,000 मुस्लिम नहीं होगा। 4,000 में बता रहे हैं पूरा संसद में। तो अगर ये पहले लोग बता रहे थे कि पहले इतना नहीं था जनसंख्या, हाँ, अभी बढ़ा है। हाँ, जनसंख्या तो बहुत ज्यादा बढ़ता है। हाँ, तो कैसे बढ़ा है? कितने साल में बढ़ा है? पिछले अनुमान तो हम लगा नहीं सकते हैं, फिर भी 3-4 साल में बहुत ज्यादा हो गया। और आपके हस्बैंड तो मुस्लिम है ना? तो आप लोग शादी कैसे किए? हम लोग का शादी अगर हम बताएंगे तो बहुत सुंदर कहानी। क्यों? आप लोग हम बोल नहीं पाएंगे। क्यों ऐसा क्यों? जब हम लोग रहते थे करीब 7 साल में, तो मेरा जो मम्मी पापा अलग हो गया, तो जो मेरा जो किया पता नहीं क्या। अब जब हम लोग किसी तरह पढ़ाया अपना निकाल पापा के लिए, अब जब हम मैट्रिक में है, तो आगे पढ़ने के लिए मेरे पास कुछ उपाय नहीं। तो बड़े ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम होते हैं, तो उस समय हम ट्यूशन पढ़ाते थे, और अपना जो कॉलेज का जो हिस्सा था हम अपना निकाल लेते थे, अपने आप से जाते थे। तो मेरा जो भैया है उसका इसके साथ थोड़ा दोस्ती था, लेकिन बात नहीं मालूम था कि ये मुस्लिम है, ये बिल्कुल हमको नहीं मालूम था। सही हम बता रहे, शुरू में मालूम नहीं था। तो जब एक बार ये पूछा हमको कि आप क्या हमसे बात कीजिएगा, तो हम बोले कि बात हम नहीं करेंगे, हम शादी करेंगे, जिससे उससे बात करें। हमने डायरेक्ट उसको बोल दिया, क्योंकि हम देख रहे थे मम्मी पापा इस तरह अलग हुआ था, अपना डर बना हुआ था कि किसी से बात करो, फिर थोड़ा दिन बचेगा, मसल होता है, थोड़ा दिन रखा आपको, फिर छोड़ दिया, आप अपना जिंदगी आप जान। संसार में यही बहुत खराब हुई, इसलिए बचपन से दिल टूटा हुआ था कि अगर किसी से बात करना तो बात नहीं करना, पहले शादी करनी। तो ये लेकिन ज्यादा नहीं हो रहा है? आप नहीं देख रही है कि मतलब संथाली लड़कियों से बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन मजबूरी है संथाल। क्यों? गरीबी है, लेकिन संथाल जैसे होता है ना, अलग अलग जात का अलग अलग नियम होता है। अगर ये गांव जैसा आप बता रही कि पहले यहाँ पे एसटी बहुत ज्यादा थे, ट्राइब के मतलब आदिवासी यहाँ आपको इस पूरे संथाल में तो थे। सुनिए, आदिवासी बहुत ज्यादा नहीं थे, आदिवासी थे लेकिन कम हो गए। मैं वही पूछ रहा हूँ कि मुस्लिम कम थे लेकिन ज्यादा हो गए। मैं वही पूछ रहा हूँ कि आखिर इनकी पॉपुलेशन अचानक कैसे बढ़ी और उनकी अचानक घटी कैसे?
वही बात है जो बोल रहे हैं कि ये लोग अपने आप से अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जैसे आप शादी कर देंगे तो अब आप क्या संथाली पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगी या मुस्लिम पीढ़ी आगे बढ़ेगी? जैसे आपका बच्चा है तो मैंने जैसे अब हम शादी हाँ अब जो मेरा बच्चा है तो ये बच्चा संथाली में नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकते। ये अपना धर्म अपना जाति को ही आगे जा। तो ये आपने सुना, ये जो महिला ये सरपंच है अपने पंचायत की, और ये कह रही हैं कि जब इनकी शादी हुई तब ये नहीं जानती थी कि जो इनका होने वाला पति है वो मुसलमान है। और ये स्थिति सिर्फ एक महिला की नहीं है, ऐसी हजारों महिलाएं हैं जो किसी न किसी मुसीबत में परेशानी की वजह से या जो भी वजह हो वो मुस्लिम लोगों से शादी करने को मजबूर है। और उसके बाद एक बार शादी हो गई तो वैसे तो आप जमीन किसी को दे नहीं सकते, वहां बेच नहीं सकते गैर आदिवासी को, लेकिन उनके जो पति और उनके रिश्तेदार होते हैं वो उनसे जमीन गिफ्ट डीड में बनवा कर गिफ्ट करा लेते हैं और वो गिफ्ट की हुई जमीन पर वो कब्जा कर लेते हैं। वो उनके पति या उनके पति के रिश्तेदारों की हो जाती है और इस तरीके से और ज्यादा संख्या में मुसलमान वहां आकर बस जाते हैं। हमने खुफिया कैमरे से ऐसी बहुत सारी पड़ताल की और आपको अगले 1 घंटे में हम बंगाल के अलग झारखंड और बंगाल के अलग अलग इलाकों से ऐसी ही सनसनीखेज रिपोर्ट दिखाएंगे, एक से बढ़कर एक हैरान करने वाले खुलासे करेंगे। लेकिन उससे पहले वो सवाल एक बार हम आपको बता देना चाहते हैं जिसका कि आज मूड मीटर में आपको जवाब देना है। इस स्टोरी को हम पिछले कई दिनों से लगातार आपको दिखा रहे हैं और इसकी सच्चाई के बहुत सारे जो पहलू हैं उससे आप वाकिफ हो चुके हैं, इसीलिए हमें सवाल कर रहे हैं। और इन सवालों के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें बताना शुरू करिए और साथ ही साथ हम खुलासा जो कर रहे हैं इसका सिलसिला भी जारी रखेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो आज सबसे महत्वपूर्ण है देश का मूड मीटर में वो आज की ग्राउंड रिपोर्ट है। आप जरा गौर से देखिएगा कि कैसे झारखंड में जो आबादी का अनुपात है वो तेजी से बदल रहा है और कैसे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। जरा इस बीच में सवाल देख लेते हैं कि आज सवाल क्या क्या है देश के मूड मीटर में। सवाल नंबर 1, झारखंड में डेमोग्राफी बदलने के दावों को कैसे देखते हैं आप? और ऑप्शन है आदिवासियों की आबादी घट रही है, बांग्लादेश से घुसपैठिए चले आए हैं, और ऑप्शन सी है आरोप सिर्फ राजनीतिक है। हम सच्चाई आपको दिखा रहे हैं, आप उसको देखने के बाद भी अपना फैसला कर सकते हैं और इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। सवाल नंबर 2, घुसपैठियों से निपटने की सोरेन सरकार की रणनीति को कैसे देखते हैं आप? ऑप्शन ए, सोरेन सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण में जुटी हुई है इसलिए घुसपैठियों को बसाने में लगी हुई है। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो रहा है, और ऑप्शन सी, घुसपैठ रोकना केंद्र की जिम्मेदारी है, स्टेट की नहीं। आप क्या सोचते हैं इस सवाल के जवाब में हमें बताना शुरू करिए। और सवाल नंबर 3, आपकी नजर में डेमोग्राफी में बदलाव के लिए कौन जिम्मेदार है? और ऑप्शन ए, इंडी सरकार का तुष्टीकरण इसके लिए जिम्मेदार है, ऑप्शन बी, गरीबी और अशिक्षा से समस्या बढ़ती जा रही है, और ऑप्शन सी, बॉर्डर पर कोताही से समस्या बढ़ रही है। तो ये आप कैसे सोचते हैं इस सवाल के जवाब में आप हमें इसका जवाब देना शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद भी अपना मन बना सकते हैं और आपको जवाब कैसे देना है ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके सामने जो QR कोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको जैसे ही आप स्कैन करेंगे आपके सामने सवालों की लिस्ट खुल जाएगी, इन्हीं 3 सवालों की। अपना जवाब आप चुनने के बाद उसे सबमिट करिए और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पे हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो आप QR कोड स्कैन करके जवाब देना शुरू करिए और हम एक बार फिर से लौटते हैं आज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स पर और उन ग्राउंड रिपोर्ट्स पर जो आपकी आंखें खोल देगी। डेमोग्राफी में बदलाव के दावे को यह कहकर खारिज किया जाता रहा है कि इससे भाईचारा को खतरा हो रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी भाईचारे के नाम पर आदिवासियों से उनकी जमीन छीनी जा रही है? इसी भाईचारे के नाम पर झारखंड के मूल निवासियों को उनकी मिट्टी से अलग किया जा रहा है और इसी भाईचारे के नाम पर झारखंड के साहेबगंज समेत संथाल परगना में ऐसे हजारों कॉलोनियां उगाई है जिसमें कि जो लोग रह रहे हैं उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी संदिग्ध है। और इन कॉलोनियों में कौन रहता है, वो किस तरह के लोग हैं और कहां से आए हैं, जरा उसकी भी एक वानगी देखिए आप।
कदमा गांव में हम अभी मौजूद हैं। ये साहेबगंज का इलाका है, कदमा गांव है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे पीछे देखिए आपको नजर आएगा यहाँ पर एक मस्जिद के बगल में नए घर के बगल में एक प्रॉपर्टी ऑफ रफीक ड्रग स्टोर नजर आएगा। रफीक ड्रग स्टोर है यहाँ पे। इसके अलावा सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा अब्बास भाई का डिजिटल स्टोर और इसी तरीके से तमाम यहाँ पर घरें बनी हुई हैं। लेकिन लोगों की अपनी बातें हैं, लोगों की अपनी राय है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? अभी यहाँ 1998-99 से यहाँ पर रह रहे हैं। और उसके पहले? इससे पहले भीतर में घर था जो कोराटोला के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ रहते थे। अब यहाँ रह रहे हैं 1999 से तकरीबन। लेकिन इस इलाके में देखा हमने कि बहुत सारे नए घर बन रहे हैं। बिल्कुल नए घर बन रहे हैं। आदमी जमीन खरीदा है, खरीद करके रह रहा है। किसी तरह गरीब आदमी है, मजदूरी कर करके किसी तरह घर बसाया है, गांव बसाया है और मजदूरी करता है, बस खाता है। यहाँ तो संथाली लोग ज्यादा है ना? संथाल भी है, मुस्लिम भी है, एससी भी है, सब लोग यहाँ मिला जुला है। लेकिन जहाँ तक है कि मुस्लिम ज्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे तो जमीन खरीद फरोख्त तो आप कर नहीं सकते, ये संथाली का फरोख्त तो है नहीं यहाँ पर संथाल परगना में। यहाँ पर ये है कि आदमी भाईचारे के रूप से देखे जाते हैं और दे रहे हैं। भाईचारा बना हुआ है हम लोगों का यहाँ पर। तो क्या आपको जमीन दे देते हैं कि आप घर बना लीजिए? हाँ, दोस्ताना के रूप में है और उसमें पैसा भी लेता है। कागज पत्र कोर्ट से होता है, 10नामा भी बनता है। सारी चीजें जो प्रक्रिया है वो सब हो रहा है। अब भी यहीं के हैं? नहीं, कहाँ के आप? हम बाहर के हैं। बाहर के हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुस्तकीम अंसारी। अंसारी भाग, आप बताइए यहाँ पे क्या माहौल है? सब ठीक है? सब ठीक है, सब बढ़िया है? सब बढ़िया। कहाँ आपका घर हुआ? कितनी दूर? टियोटोला में। तो पहले जब आप छोटे थे, इन बच्चों की उम्र तब यहाँ पे कितना घर? लेकिन एक बात समझाइए, जैसे संथाली जो होते हैं ये तो उनकी जमीन है, वो तो बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, फिर कैसे आता है आप लोगों के पास? वही तो दान पत्र में लेता है किसी तरह घर बनाने के लिए। दान पत्र में लाल माटी चौक है कदमा गांव का और ये साहेबगंज जिला है। साहेबगंज जिले में हम मौजूद हैं और तमाम लोगों से हमने अभी बातचीत की। सब लोगों ने अपनी राय दी, बताया कि किस तरीके से दान पात्र जो होता है, दान पेटी से ही यहाँ पर जो जमीन है वो जो संथाली हैं उनसे लिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर अब घर बने हैं। पहले इतने नहीं थे लेकिन अभी ज्यादा बन गए हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि और विकास होना चाहिए और घर यहाँ पर उनके लिए बनने चाहिए। तनवीर से अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, कदमा, साहेबगंज। तो जिसे भाईचारा कहा जा रहा है, उस भाईचारे की भेंट कौन चढ़ रहा है, यह भी हम आपको दिखाएंगे। और कुछ चीजें तो आपके सामने स्पष्ट हो ही रही होगी कि इस भाईचारे की भेंट चढ़ रहा है आम आदिवासी। उसकी पहचान, उसकी जमीन, उसकी प्रतिष्ठा, सब कुछ आज दांव पे लगी हुई है संथाल परगना के इस इलाके में। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यह भाईचारे को टारगेट करने का काम हो रहा है। कांग्रेस के, जेएमएम के सारे नेता दुहाई देते फिर रहे हैं कि इससे झारखंड को में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है क्योंकि चुनाव करीब है। लेकिन हकीकत क्या है वो आप एक एक करके आज हम आपको दिखाएंगे। हम आपको आज दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से वो रिपोर्ट जो कि इन आरोपों की आज पोल खोल दे। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाईचारे को बिगाड़ने का काम हो रहा है, उनको भी ये दिख जाएगा कि वहां भाईचारे के नाम पर भोले भाले आदिवासियों को कैसे ठगा जा रहा है। आपने देखा इस वीडियो में साफ साफ कहा जा रहा है कि यहां पर जमीन खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। फिर इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे आकर बस रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाईचारे के नाम पे बस रहे हैं। ये कौन सा भाईचारा है भाई जिसमें लोग अपनी जमीनें दे रहे हैं दूसरों को? ऐसा भाईचारा तो देश के दूसरे हिस्सों में कहीं नहीं है। यहां एक एक इंच जमीन के लिए लोग अपनी जान देने और जान लेने पे उतारू हो जाते हैं। यहां एकड़ की एकड़ जमीनें और कई कई सौ एकड़ जमीनें जो है वो आदिवासियों की, वो मुसलमानों के नाम हो जा रही है। ये भाईचारा है क्या? यहां क्या चल रहा है? इसका जवाब झारखंड की सरकार, केंद्र की सरकार, सबको देना चाहिए। और इन्हीं जवाबों के लिए आज हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं जिनसे कि हम बात करने की कोशिश करेंगे। अमित मंडल हैं हमारे साथ, एमएलए हैं, बीजेपी के विधायक हैं। तनुज खत्री हैं, जेएमएम के स्पोक्स पर्सन हैं।
और लोकेश जिंदल कांग्रेस के नेता हैं। तनुज खत्री हैं क्या हमारे साथ? तनुज खत्री अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन जैसे ही जुड़ते हैं उनके पास चलेंगे। लेकिन लोकेश जिंदल के पास चलते हैं। लोकेश जिंदल भाई, ये हमने झारखंड की वो तस्वीरें दिखाई है जो चीख चीख कर सच्चाई बयान कर रही, और सच्चाई ये है कि आज संथाल परगना और उसके जो आसपास के जो भी इलाके हैं वहां बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान घुसपैठिए आकर आदिवासियों की जमीनें कब्जा रहे हैं। आप लोगों की सरकार है वहां गठबंधन में, भाई कैसे हो रहा है? देखिए, सबसे पहले संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 की अगर हम बात कर लें तो उसके तहत किसी भी नॉन आदिवासी को ये हक नहीं है कि वे आदिवासी जमीन खरीद सके या उस पर किसी भी प्रकार का व्यवहार कर सके। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मजहब का या कोई भी व्यक्ति हो, वो उस जगह पर आता है तो उसे केवल किसी प्रकार का अनऑफिशियल अग्रीमेंट करना पड़ता है उस व्यक्ति के साथ जिसकी वह जमीन है, और वह व्यक्ति जो किसी प्रकार का कार्य कर सकता है। ऑफिशियली कोई भी व्यक्ति, जैसे रजिस्ट्री की बात करते हैं या मालखाना हक मिल्कियत की बात करें, तो उस तरह का किसी भी अग्रीमेंट कानूनन तौर पर नहीं कर सकता। हाँ। और ना ही उसे किसी भी प्रकार का रिकॉग्निशन मिलेगा। इसका मैं बहुत स्पष्ट भाषा में अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ना कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी इसे मानेगी नहीं, ना बैंक, ना किसी भी प्रकार की। ये अवैध हो रहा है ना, सब ये सब अवैध तरीके से हो रहा है ना। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि ये एक तरह की उनकी आपसी जो है एक तरह से समझ के साथ में हो रहा है। आपसी समझ नहीं, आदिवासियों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, और ये सब कुछ वहां खुलेआम हो रहा है, कई सालों से हो रहा है। और आपकी सरकार सिर्फ भाईचारे के लिए नहीं, वोट चारे के लिए आपकी सरकार एक मिनट, आप ये ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी प्रकार से वहां के लोगों को मजबूर किया जा रहा है। नहीं, ये गलत हो, क्योंकि अगर मैं कानून की बात करता हूं, कानून व्यवस्था की बात करता हूं, कानून के नियम बहुत सख्त है। अरे कौन सा कानून है देश का? नहीं, सुनिए रंजीत जी, जो कहता है कि बांग्लादेश से आए हुए लोग यहाँ आकर घर बना के रहने लगेंगे, कौन सा कानून कहता है? व्यक्ति उनको किसी भी प्रकार से मालकाना हक मिल्कियत नहीं मिल सकती। लोकेश जिंदल, मैंने सवाल किया, आप कह रहे कानूनी तरीके से हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं कि कौन सा देश का कानून है? आपने अभी कानून की बात बताई ना, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट आपने बताया मुझे। मैं कह रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कौन सा कानून है जो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को इस देश का नागरिक बना देता है? बताइए मुझे जरा। देखिए रंजीत जी, अगर कोई भी बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करता है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत डिपोर्ट करे, पहचाने और तुरंत डिपोर्ट करे। जी नहीं, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वो मैं पूछूंगा। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बॉर्डर से घुसपैठ नहीं हो, लेकिन अगर घुसपैठ हो गई तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि घुसपैठियों की पहचान करे और उसको रिपोर्ट करे। आर्टिकल 355, 365 के तहत अगर आप पढ़े, आर्टिकल 355 में ये क्लियर लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि वे राज्य सरकार को बचाए किसी भी प्रकार के फॉरेन डेंजर से या थ्रेट से। तो अगर मैं बात करता हूं, अगर किसी प्रकार का अवैध घुसपैठ होता है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और केंद्र की ऐसी कई पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस है जो ऐसे कई घुसपैठों को रोकती है और उसे और राज्य सरकार को बचाती भी। तो अगर आप कहेंगे कि कल को राज्य सरकार का जिम्मा बन जाता है कि अवैध घुसपैठ को रोकना, तो ये गलत है, ये असंवैधानिक है। नहीं, ये असंवैधानिक नहीं है। आपसे और हमसे कहीं ज्यादा इस बात की समझ देश की अदालतों को है, और देश की अदालतों में इससे जो फैसला आया है वो भी आपको भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं अमित मंडल के पास चलूंगा। अमित मंडल, ये कह रहे हैं कि भाई ये केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि भाई ये घुसपैठ रोकी जाए। मैं कह रहा हूं कि घुसपैठ जब हो गई, ये बात ठीक है, ये आपकी सरकार की जवाबदेही है, जो केंद्र सरकार है उसकी जवाबदेही है। ये घुसपैठ नहीं होनी चाहिए, और हो रही है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन यह भी सच है
कि वो घुसपैठ करवाई जा रही है और वो घुसपैठ वोट बैंक के लिए हो रहा है और उनको घुसपैठियों को छिपाया जा रहा है, बसाया जा रहा है, उनको दामाद मोहल्लों में बसाया जा रहा है, उनको जमाई टोला के नाम पर बसाया जा रहा है, उनको गिफ्ट डीड देकर बसाया जा रहा है। ये काम कौन कर रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं जनरल साहब के शुरुआती स्टेटमेंट में कुछ रिएक्शन दूंगा। जब हेमंत सोरेन की सरकार आई थी तो हेमंत सोरेन की सरकार इसी वादे के साथ आई थी कि हम लोग सीएनटी और एसपीटी का एकदम स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि वहां पर गिफ्ट डीड देके आदिवासी का जमीन लेके मुसलमान वहां बस जाए। तो ये तो सबसे बड़ा फेलियर जेएमएम सरकार का है कि आपने घोषणा की थी कि सीएनटी एसपीटी का हम लोग वहां पे पालन कराएंगे और एकदम मजबूती के साथ पालन कराएंगे। पहला जो गठबंधन सरकार यहीं पे विफल दिख रही है। दूसरी बात, जो सेंसस का डेटा बताता है कि आदिवासी की जो जनसंख्या है, अगर आप देखें वो 34% से 26% हो गई, 10% की गिरावट आई। तो सरकार सबसे पहले ये सोचना चाहिए सरकार को कि आखिर ये 10% आदिवासी समाज के लोग गए कहां? क्या वो कन्वर्टेड हो गए? क्या वो पलायन कर गए? इसके लिए क्या स्टडी आपने किया? क्या आपने यहाँ पर आयोग बनाया? और जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने अपने तरफ से इसको देखने के लिए क्या प्रावधान किए? अभी जिस प्रकार से हम लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात कर रहे हैं और आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया था, मैं उन मुखिया का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कुछ साहेबगंज के वैसे प्रखंड के वैसे पंचायतों का नाम लेता हूं, उनके शोहर का नाम ले लेता हूं, तो क्लियर हो जाएगा जनता को। बरेट संताली से देखिए मोहम्मद आजाद, उनके शोहर हैं, जो मुखिया बनी है वो आदिवासी है। कदमा पंचायत से जैनुल शेख, उनकी जो महिला पत्नी है वो आदिवासी है। गोबलाडी से समून शेख, उनकी महिला जो पत्नी है वो आदिवासी है। दक्षिण बेगमगंज से उस्मान शेख, उनकी जो पत्नी है वो पंचायत की मुखिया है, वो आदिवासी है। लखीपुर से मोहम्मद सनुल शेख, उनकी जो वाइफ है वो आदिवासी है, वो मुखिया है। सतगाची से मोहम्मद रहमत विश्वास, उनकी जो वाइफ है वो आदिवासी है, मुखिया है। माधवापाड़ा से समरनुल इस्लाम, उनकी जो वाइफ है वो आदिवासी है, वो मुखिया है। मयूर कोला से वकील अंसारी, उनकी जो वाइफ है वो आदिवासी है, वो पंचायत की मुखिया है। तो आप ये बताइए कि शोहर का नाम मोहम्मद और वाइफ का नाम आ गया आदिवासी हासदा टुड्डू, तो किस प्रकार की रिजर्वेशन की अब आप बात कर रहे हैं? वो तो रिजर्वेशन एसटी का लेकर जो एक गैर आदिवासी है वो पूरा बेनिफिट ले रहा पंचायती राज व्यवस्था का। इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? महागठबंधन की सरकार इसमें भी विफल दिख रही है। ना सीएनटी एसपीटी का इम्प्लीमेंटेशन हो पाया, ना पंचायती राज व्यवस्था को ठीक हो पाया, ना बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपने रोका। लोकेश जिंदल, ये कौन सा कानून है? अभी आप कानून की दुहाई दे रहे थे, ये किस कानून के तहत हो रहा है घपलेबाजी? और इस घपलेबाजी को कौन सा कानून संरक्षण दे रहा है, भी बता दीजिए। जी, मैं अपने भाई को थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। हाँ, कि उन्होंने कहा कि एक जो है मुस्लिम व्यक्ति की अगर पत्नी आदिवासी है तो आप किसी भी कानून के तहत आप ऐसा विवाह का नियम नहीं ला सकते कि एक आदिवासी महिला किसी गैर आदिवासी से विवाह नहीं कर सकती। अगर ऐसा विवाह होता भी है, नहीं, सुनिए, एक मिनट, गलत पॉइंट, सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। व्यवस्था में रिजर्वेशन एसटी का है, तो आपको ये मालूमात होगी कि विवाह के बाद में वह व्यक्ति को एसटी के राइट्स नहीं मिलते। विवाह के बाद में वह जो व्यक्ति है, वो जो पुरुष है, वो जो हक है महिलाओं के, उसको नहीं मुआवजा कर सकता। और दूसरी बात, उनके जो बच्चे होंगे, नहीं, सुनिए, पंचायत की बात बताया, पूरा शेड्यूल है। मैं पंचायत की ही बात कर रहा हूँ, मैं पंचायत की बात कर रहा हूँ। जो दुमका हो शेड्यूल एरिया के अंदर आता है और 100% एसटी के लिए रिजर्व्ड है, चाहे मुखिया। तो मैं उसमें कोई भी व्यक्ति शादी के बाद में भी एसटी स्टेटस क्लेम नहीं कर सकता। जो है वो गैर आदिवासी है, तो किस प्रकार से वो रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं, ये बताइए मुझे। तो रिजर्वेशन का फायदा महिला को जाता है, उनके पति को नहीं जाता। आप समझिए बात को। आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर विवाह हो जाता है तो उस महिला का हक उससे छीन लिया जाए? मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि पूरे संथाल परगना में, पूरे झारखंड में लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है और वोट जिहाद हो रहा है, जो जेएमएम की सरकार कर रही है, जो कांग्रेस की सरकार कर रही है और जो राजद की सरकार कर रही है। देखिए, आप मुद्दे की बात कीजिए। पूर्णतः रोकने के लिए जेएमएम की सरकार और हेमंत सोरेन की सरकार कोई काम नहीं कर रही है। मैं बस इतना कह रहा हूं। ठीक है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं
कि इस डिबेट में जेएमएम के तनुज खत्री को जुड़ना था, वो जुड़े भी, लेकिन जैसे ही हमने शुरुआती रिपोर्ट दिखाई, उसके बाद उन्होंने माइक डिस्कनेक्ट कर दिया और चले गए उठकर। वो उसका जवाब नहीं दे पाए। लेकिन उनके जाने से जो सच्चाई है वो बदल नहीं जाएगी। जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो हम दिखाते रहेंगे। और उसी कड़ी में आपको एक और चीज दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। जमीनी सच्चाई आपके सामने है। बीते दिनों इसी सच्चाई को देखने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने संथाल परगना के अधिकारियों को एक रिपोर्ट देने के लिए कहा था, और यह भी कहा था कि घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाना चाहिए और हाई कोर्ट को अपडेट भी करे सरकार, राज्य सरकार, कि उनकी पहचान कैसे की जा रही है और उनको डिपोर्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है। माइनॉरिटी को टारगेट करने वाला आरोप लगाया जा रहा है। इसके जरिए लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, यहां मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि कोर्ट में सैयद दानिश ने घुसपैठ को लेकर याचिका लगाई थी, किसी हिंदू या किसी आदिवासी ने नहीं। और उसके बाद एक्शन हुआ। और सुनिए खुद दानिश से कि वो याचिका करने के पीछे वजह क्या थी, क्यों उन्होंने याचिका लगाई। सुनिए जरा। लॉकडाउन के बाद मुझे सूचना मिली कि कुछ जिलों में मदरसों की संख्या अचानक में बढ़ गई है। तो अचानक में बढ़ना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो जब मैंने पता लगाया तो पता चला कि 44 मदरसे ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश से आए हुए लोगों द्वारा संचालित है, जिसकी पुष्टि मैंने आरटीआई के द्वारा मांग कर की है और वो मैंने झारखंड न्यायालय के समक्ष दिया भी है। 2022 में मैंने याचिका दाखिल किया था और अब तारीख ब तारीख उसमें सुनवाई हो रही है। लास्ट जो सुनवाई हुई थी उसमें माननीय न्यायालय के द्वारा ये कहा गया था कि संथाल परगना के जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके डीसी एसपीओ को आदेश हुआ था कि आप लोग एफिडेविट दे करके बताएं कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं बांग्लादेशियों को हटाने और करने के लिए। तो दानिश खुद बता रहे हैं, आपने सुना कि 49 मदरसे ऐसे खुल गए जिनकी फंडिंग बांग्लादेश से थी। अब आप बताइए। और उसके बाद इनको लगा कि भाई यहां वाकई घुसपैठ हो रही है, इसलिए, और चूंकि सरकारें कुछ नहीं कर रही है, सरकारों के पास जा जाकर थक गए, उसके बाद इनको हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और तब जाकर हाई कोर्ट को यह निर्देश देना पड़ा कि भाई इस पर लगाम लगाने के लिए आप लोग कदम उठाइए। यह स्थिति है झारखंड में। कोई सुनने को नहीं तैयार है। सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। वहां आदिवासी मारकर खदेड़ दिए जा रहे हैं अपने ही गांव से, अपने इलाकों से, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं। बॉर्डर के इलाकों में सैकड़ों मदरसों के अचानक से उगाने के इस दावे की भी हमने बहुत बारीकी से पड़ताल की है। एक बार जरा देखिए, जो दानिश कह रहे थे उसकी पड़ताल हमने अपने तरीके से की। एक बार देखिए इसको भी। इस वक्त हम पाखुड़ में मौजूद हैं और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही बॉर्डर है। बॉर्डर जो कि कहा जा सकता है जिसमें गंगा नदी का जो रास्ता है वो बांग्लादेश तक जाता है, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल से भी जो बॉर्डर है वो जुड़ता है। और इलाके के लोगों का ये कहना है कि यहाँ अगर इस पूरे इलाके की बात करें जो कि बॉर्डर एरिया के ठीक बगल में है, यहाँ पर कुछ सालों पहले तक यहाँ पर ये जो ज़मीनें आप देख रहे हैं, ये जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पर बसावट बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर नई नई बस्तियाँ बन रही हैं, नए नए कॉलोनी जो हैं वो यहाँ पर बस रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कई मदरसों का भी यहाँ पर निर्माण साफ तौर पर देखने को मिला है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर हम बात करें पाखुड़ की बात करें, संथाल परगना की अगर हम बात करें, तो लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से अचानक एक खास समुदाय की संख्या जो है वो बढ़ी है और जो आदिवासी जमीन थी उसे गिफ्ट के नाम पर, दान पत्र के नाम पर कैसे खरीदा गया और उसके बाद वहाँ पर किस तरीके से कब्जा किया गया, नई नई बस्तियां जो हैं वो किस तरीके से बसाई गई। तो पाखुड़ का ये इलाका, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर बॉर्डर, और ये वो इलाके हैं जहाँ कभी खाली जमीनें होती थी लेकिन अब यहाँ पर नई नई बस्तियां बसाई जा रही हैं। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, पाखुड़। और कहा यह जा रहा है कि ये जो नई बस्तियां उगाई हैं ये सब भाईचारे की मिसाल हैं, भाईचारे की देन है। ये सब
लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं कि कोई भाईचारा नहीं, सिर्फ एक चारा है, वो है वोट चारा। सिर्फ वोट के लिए यह सब किया जा रहा है, वरना भाईचारे की हालत क्या है वो हम आपको एक और रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। झारखंड के संथाल परगना इलाके में आबादी का अनुपात और हालात दोनों कितनी तेजी से बदले और बिगड़े हैं, यह समझना है आपको तो पाकुड़ के गोपीनाथपुर गांव चले जाइए, जहां के लोगों का आरोप है कि पश्चिम बंगाल की ओर से बड़ी तादाद में उपद्रवी आते हैं, पत्थरबाजी, बमबाजी और फायरिंग करते हैं। हमले के बाद से गोपीनाथपुर गांव जो है वहां के लोग डरे हुए हैं, स्थिति तनावपूर्ण है, बहुत सारे लोग गांव छोड़कर भागने को मजबूर हैं। यह है भाईचारे की स्थिति। सुनिए एक और देखिए इस रिपोर्ट को जरा। झारखंड के पाकुड़ जिले में हम मौजूद हैं। पाकुड़ जिले का ये गोपीनाथपुर गांव है। अंधेरा आपको मेरे पीछे नजर आ रहा होगा, कुपाकू। बाहर निकल के इस गांव में हम शूट करना चाहते थे, लोगों से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन यहां की स्थिति अभी वैसी नहीं है, स्थिति सामान्य नहीं है। स्थिति सामान्य इसलिए नहीं है क्योंकि इस गांव के बाहर पुलिस ने कैंप किया हुआ है सुरक्षा के मद्देनजर। पुलिस की टीम इस गांव के बाहर मौजूद है, लेकिन गांव के अंदर लोग अपने घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं। अविश्वास है क्योंकि कुछ दिनों पहले इस गांव में लड़ाई हुई है। लड़ाई आपस में नहीं हुई है, लड़ाई दरअसल हुई है पश्चिम बंगाल से। कुछ लोग यहां पे पहुंचे थे गोपीनाथपुर में और कुछ इंसिडेंट हुआ था इस गांव में, कुछ घटना हुई थी इस गांव में जिसको लेकर लड़ाई हुई, और लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों में अब ये लड़ाई दहशत के रूप में घर कर चुकी है। पता चला है कि कल रात में भी यहाँ पे बम मिला है, इस गांव में एक घर के बाहर बम मिला है। अब आप समझ सकते हैं कि इस गांव की स्थिति क्या होगी। बता रहे हैं कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं, गांव पे कब्जा करना चाहते हैं। कौन है वो लोग, क्यों चाहते हैं और क्या चाहते हैं, किस मंशा से चाहते हैं, और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इनको शय कौन यहाँ पे दे रहा है। देखिए आपको नजर आएंगे। क्या नाम है चाचा आपका? खुदराम मंडल। कितने साल हो गए इस गांव में आपको? हमारा तो 80 साल हो गया, यहाँ मेरा जन्म है हुआ है। 80 साल से आप इस गांव में? हाँ, हमारा पिताजी 80-90 साल उसका उम्र हो गया, चला गया वो। तो ऐसा पहले तो नहीं था, अभी हम लोग का बहुत दिक्कत में डाल दिया। बंगाल से आकर के आदमी मुसलमान लोग, हम लोग घर में रह नहीं पाते हैं, बाहर भी कहीं नहीं जा सकते हैं हम लोग। ऐसा मुसीबत में हम लोग गिर गए हैं। तो हम खाएंगे क्या, और कमाई नहीं होने से तो खाना नहीं मिलेगा हम लोग का। तो हम लोग का भूखे मरना है ना, ऐसा है उन लोग का हाथ में मरना है। डर लग रहा है आपको? हम लोग को डर लगता है। रात में घर में सोते हैं तो सोचते हैं कि किधर से आकर हमको बम मार देगा तो हम तो साला मर जाएंगे, हमारा बाल बच्चा सब मर जाएगा। तो ऐसा स्थिति में हम रहते हैं गोपीनाथपुर में। तो ये गोपीनाथपुर तो हिंदू बहुल गांव है ना? हिंदू है, पूरा हिंदू है यहाँ। तो इतना डर क्यों लग रहा है आपको? चारों तरफ महावंडन लोग है, हम लोग सब बांग्लादेशी घुसपैठी आता है आकर के वैसा ही बमबाजी करता है। ये जो आवाज सुन रहे हैं आप, ये जो कराह सुन रहे हैं, जो दर्द सुन रहे हैं, ये 80 साल के बुजुर्ग की है। आप समझिए, जिंदगी में पहली मर्तबा है जब इन्होंने ऐसा देखा है। 80 साल हो गई उनकी उम्र, और ये कोई नई नहीं है इस गांव में। इनके दादा परदादा, इनके पिता सभी इस गांव में थे। आज 80 साल उम्र हो गई, लेकिन अब कह रहे हैं कि अब क्या, परिवार का भी टेंशन है, कहीं कोई आके बम मार दे। अब जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये झूठी बात है, ये गलत है, उनको एक बार इस गांव में आना चाहिए, इन लोगों से बातचीत करना चाहिए, कम से कम समझना चाहिए कि आखिर सच क्या है, झूठ क्या है। इन दोनों के बीच की जो बारीकी है उसको परखें, आके जाने हकीकत। तो हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि झारखंड में भाईचारे पर हमला किया जा रहा है, और भाईचारे की स्थिति क्या है वो भी हमने आपको दिखा दिया कि गोपीनाथपुर एक गांव है जिसके चारों तरफ बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमानों की बस्तियां बस गई है, और वो हर रोज वहां बम और गोली चला रहे हैं। वहां जो बुजुर्ग आदमी वो कह रहा है कि या तो भूखे मरेंगे या मुसलमानों की गोली और बम से मरेंगे। भाई आप सोचिए क्या स्थिति है वहां, और किस तरह का भाईचारा निभाया जा रहा है वहां। जब कोई बात उनसे आप अकेले नहीं संभलती तो बगल में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है, वहां से बड़ी संख्या में मुसलमान आ जाते हैं और उनको डराते धमकाते हैं। इस तरीके से डरे सहमे स्थिति में वहां रह रहे हैं लोग, और कहा जा रहा है कि झारखंड के इन सीमावर्ती इलाकों में
जो भाईचारा है वो उसका इकबाल बुलंद है। और देखिए उसकी तस्वीरें हमने आपको कुछ दिखा दी। तो ये हो रहा है डेमोग्राफी चेंज होने का असर, और इसको लेकर झारखंड की सरकार किस हद तक उसने नजरअंदाज कर रखा है इन चीजों को, वो भी हमने आपको दिखाया। जरा एक बार अब लोगों की बात भी कर लेते हैं कि हमने जो सवाल किया था उसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं। झारखंड में डेमोग्राफी बदलने के दावे को आप कैसे देखते हैं? और करीब 23.5% लोग कह रहे हैं कि आदिवासियों की आबादी घट रही है, सच है। और बांग्लादेश से बहुत घुसपैठ के चले आए हैं, करीब 74% लोग मानते हैं, और 2.5% लोग मानते हैं, 3% लोग की आरोप सिर्फ राजनीतिक है। इसको हकीकत मानने वाले लोग, डेमोग्राफी चेंज को हकीकत मानने वाले लोग, यानी कि आप समझिए कि करीब 98% हैं। जरा सवाल नंबर 2 दिखाइए। घुसपैठियों से निपटने की सोरेन सरकार की रणनीति को कैसे देखते हैं आप? और इसमें 60% लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है, इसलिए इस पर कोई काम नहीं हो रहा। और 32%, 32.5% लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो रहा है। तो आप देखिए लोगों की राय कितनी स्पष्ट है इस मामले में। सवाल नंबर 3 दिखाइए। सवाल नंबर 3 ये है कि आपकी नजर में डेमोग्राफी में बदलाव के लिए कौन जिम्मेदार है? और इसमें 74.5% लोग कह रहे हैं कि इंडी की सरकार तुष्टीकरण कर रही है, क्योंकि वो इनकी पहचान करके इन्हें भगाने का काम नहीं कर रही है, या सरकार को बताने का, केंद्र सरकार को बताने का काम नहीं कर रही। गरीबी और अशिक्षा भी बड़ी समस्या है, 10%, 10.5% लोग मानते हैं। और बॉर्डर पर कोताही से समस्या बढ़ी है, बीएसएफ और केंद्र सरकार की कमी है, गलती है, इसकी वजह से एक समस्या और बढ़ी है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 15% लोग हैं। तो ये है लोगों की राय, जो कि बिल्कुल स्पष्ट है कि घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज के मामले में जो झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन सरकार है, वो बहुत कोताही कर रही है, और उसका भुगतान वहां के भोले भाले आदिवासियों को करना पड़ रहा है। तो देश का मूड मीटर में आज इतना ही, लेकिन अब वक्त है कि आज जो 4 लकी वोटर हैं उनका नाम अनाउंस किया जाए। और जो 4 लकी वोटर हैं उनमें अनूप गोराई झारखंड के हैं, मनव दास पश्चिम बंगाल के, राधाकांत रथ ओडिशा, और अवधेश कुमार बिहार के हैं। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट हमने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है। मूड मीटर की तरफ से आज इनको मिलता है इनाम। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन नवभारत पर खबरों का सिलसिला जारी रहे।